हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके थे मूल राशियों की, व्युत्पन्न राशियों की, मूल मात्रकों की तथा व्युत्पन्न मात्रकों की। मूल राशियां क्या होती थीं? जो स्वतंत्र होती थी तथा अपने आप में परिपूर्ण होती थीं, वो किसी दूसरी राशि से मिलकर नहीं बनी होती थीं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती थीं? जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती थीं, हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाती थीं। मात्रक बताया था कि जो किसी भी राशि का मात्रक होगा वो उस राशि के परिमाण का एक निश्चित मान होगा तथा उस मान का हम लोगों ने एक नाम दे दिया होगा मानक मानकर, और वह क्या बन गया होगा? उस राशि का मात्रक बन गया होगा। अब थोड़ा सा एक छोटी सी हेडिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मापन, कि मापन क्या होता है। मापन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। क्या बताया था? कि जो हमारा मात्रक होगा उससे किसी राशि की क्या करनी होगी? तुलना करनी होगी कि वो राशि कितनी होगी। अगर हमने उसका मात्रक डिसाइड किया है तो उस मात्रक से किसी भौतिक राशि की तुलना करेंगे, उतने गुना में तुलना करेंगे, वो विधि क्या कहलाएगी? हमारी मापन कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे मापन एक प्रक्रिया है। मापन क्या है? कोई कारक नहीं है, कोई राशि नहीं है। मापन भौतिक राशियों को मापने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे? मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें मात्रकों के द्वारा भौतिक राशि की तुलना की जाती है। भौतिक राशि की तुलना की जाती है। भौतिक राशि की तुलना की जाती है। किस प्रकार से? एक कल फॉर्मूला भी दिए थे कि अगर कोई भौतिक राशि कैपिटल एक्स है तो उसको एन और यू में क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे। एन क्या होता है? आंकिक मान होता है। यू क्या होता है? हमारी यूनिट यानी मात्रक होता है। इसके बारे में कल जाने थे। आज क्या जानना है इस लेक्चर में? आज हम लोगों को जानना है कि हमारी मापन पद्धतियाँ क्या होती हैं, प्रणालियाँ क्या होती हैं। ये क्या चीज़ है? मात्रकों की प्रणाली होती है, मात्रकों का एक समुच्चय, जिस समुच्चय के द्वारा हम लोग भौतिक राशियों को मापते हैं। समुच्चय का क्या मतलब होता है? समुच्चय का मतलब होता है एक ग्रुप, एक समूह। अब ये बात भी आती है कि जब समूह होता है तो हम लोग सीधे ऐसे क्यों नहीं बोल देते कि मात्रकों का एक समूह है जिसके द्वारा हम लोग भौतिक राशियों की क्या करते हैं? मापन करते हैं, भौतिक राशियों की तुलना करते हैं। तो समुच्चय गणित का एक शब्द आया है, मैथमेटिक्स का। जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ रहे होंगे उनका पहला चैप्टर क्या है? समुच्चय है। तो समुच्चय एक ऐसा समूह होता है जिसको परिभाषित किया जा सकता है। सिंपल शब्दों में जिसको परिभाषित किया जा सकता है, ऐसा समूह है, उसको समुच्चय कहा जाता है। तो यहाँ भी इसी प्रकार करना है कि जो हमारा समूह रहेगा उसको हम लोग परिभाषित कर सकेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिए और उस एक समूह हो गया। सिस्टमैटिक समूह होना चाहिए जिसको हम लोग जान सकें, जिस समूह को हम लोग समझ सकें। उन समूहों के नाम भी दिए गए हैं, उन अलग अलग समूहों के अलग अलग नाम, और वही अलग अलग नाम क्या है? हमारी अलग अलग पद्धतियां हैं। कैसे? देखो, देखते हैं। इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, पहले इसको जानिए कि जो हमारी मापन पद्धतियां होती हैं इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हम लोग क्या हैं? इंडियन हैं, और हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए, उन्होंने हमारे ऊपर राज्य किया, लेकिन वो तो हमसे बहुत दूर थे, समुद्र पार करके आए वो लोग। तो क्या थी? उनकी लैंग्वेज तो अलग थी ही। लैंग्वेज तो ऐसी कि हम लोग समझा के इशारों में भी समझा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने सबसे पहले व्यापार करने से शुरुआत की थी, उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर क्या किया था? कब्जा किया था। तो जब व्यापार करेंगे, किसी वस्तु को तौलेंगे, यहाँ से कोई वस्तु वहाँ ले जा रहे हैं अपने देश में, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तौलना पड़ेगा। जब वो लोग उस वस्तु को तौलेंगे, यानी उनको एक मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए, किसी भी वस्तु को मापने के लिए जब द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी, मापने के लिए मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हमारे यहाँ के मात्रक कुछ अन्य रहे होंगे और उनके यहाँ के मात्रक कुछ अन्य रहे होंगे।
तो पहले तो हमें अलग अलग जो हमारे मात्रक थे, ये हमारे यहाँ के मात्रक थे, जो विदेश के मात्रक थे, उनके बारे में अध्ययन करना है तथा उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय मापन के बारे में बात करना है। जब हम सब लोग मिल गए, जब एक देश का दूसरे देश में व्यापार होने लगा, अब तो एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान भी हो गया है, तो जब व्यापारी भी इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, तो जब यहाँ का सामान कभी वहाँ जाएगा तो वहाँ का रेट और यहाँ का रेट क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा किसी भी चीज़ का, तो बहुत ज़्यादा क्या होगी, दिक्कत होगी महसूस। तो हमारी एक इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय नाप तौल समिति है, क्या है, नाप तौल समिति, जिसने एक पूरे वर्ल्ड का एक फिक्स मात्रक कुछ बना दिए, जो हमारे पूरे विश्व में हर देश में क्या होंगे, मानक होंगे, स्टैंडर्ड मात्रक होंगे, जिनको हमारा देश भी जानेगा, हमारा चाइना जानेगा, अमेरिका जानेगा, आसपास के सारे देश और विदेश सब कुछ क्या करेंगे, उन मात्रकों को जानेंगे, जिससे यहाँ का कोई व्यक्ति अगर वहाँ जाता है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ना है, पहले हमें 3 पद्धतियाँ पढ़ना है जो कि अलग अलग हैं, उसके बाद पढ़ना है एसआई सिस्टम यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो पहले पढ़ते हैं कि वो 3 प्रणालियाँ क्या हैं, 3 प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। पहले प्रणाली का लिख लेते हैं, मात्रक प्रणाली। मात्रक प्रणाली क्या होती है, मात्रकों का समुच्चय। उस समुच्चय के बारे में क्या नहीं होना है, हम लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और 3 प्रकार की प्रणालियां पढ़नी हैं। पहली कौन सी पढ़नी है हम लोगों को, सीजीएस। सीजीएस और पद्धति को बोलते हैं सिस्टम, क्या बोलते हैं, सिस्टम। दूसरी पढ़नी है एफपीएस, एफपीएस जिसे हम लोग बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। और सबसे लास्ट पढ़नी है एमकेएस सिस्टम। ये सब कौन कौन सी होती हैं, पहली कौन सी है, सीजीएस, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। सी से सेंटीमीटर और जी से ग्राम और एस से सेकंड। मुख्यतः 3 मात्रकों के बारे में ये हैं। पहला कौन सा है, सेंटीमीटर दूरी का मात्रक है, दूसरा ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, तीसरा सेकंड समय का मात्रक है। और यहाँ पे एस तीनों में कॉमन है, यानी सेकंड यानी समय तीनों में है। ठीक है, तो 3 राशियों से इन राशियों को क्या किया गया है, इनका नामकरण किया गया है। तो पहली राशि को हम लोग क्या कहेंगे, सीजीएस सिस्टम। और सीधा सीधा नाम से समझ में आ रहा है कि इस राशि में हम लोग दूरी को सेंटीमीटर में, दूरी को किसमें, सेंटीमीटर में, तथा द्रव्यमान को ग्राम में, किसमें, ग्राम में, और समय को सेकंड में मापेंगे। थोड़ी सी इंग्लिश भी आप लोग लिखते जाएंगे। सी को सेंटीमीटर में यानी दूरी को सेंटीमीटर में, यहाँ सी किसको, सेंटीमीटर को डिनोट कर रहा है, जी ग्राम को, तो द्रव्यमान को ग्राम में, तथा एस समय को सेकंड में हम लोग मापेंगे। दूसरा है एफपीएस पद्धति, इसको हम लोग ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, इंडिया में भी काफ़ी प्रचलित है। दूरी को फुट में मापते हैं, फुट कई जगह आप लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन ये हमारी ब्रिटिश क्या है, ब्रिटिश पद्धति है। लेकिन ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर राज्य किया है, तो जाहिर सी बात है उनकी अमिट छाप तो हमारे ऊपर क्या होगी, पड़ी होगी। तो उनके हिसाब से यहाँ पे क्या आया है, हम लोगों के पास एफपीएस पद्धति आई है, जिसे बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड पद्धति। क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जहाँ पे दूरी को, यहाँ लिखते जाएंगे, दूरी को फुट में, किसमें, फुट में, तथा द्रव्यमान को पाउंड में, द्रव्यमान को पाउंड में, तथा समय को यहाँ भी किसमें, सेकंड में मापते हैं एफपीएस पद्धति में। और हमारा तीसरा है एमकेएस सिस्टम, यहाँ पे दूरी को मीटर में, किसको, दूरी को मीटर में, तथा द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, तथा समय को सेकंड में लिखते हैं, समय को सेकंड में
लिखते हैं। MKS सिस्टम जो है ये भी हमारा एक विश्व प्रसिद्ध क्या है पद्धति है, लेकिन पूरे विश्व में कहीं कहीं पे ये प्रचलित नहीं है। हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बाद सबसे ज़्यादा यूज कौन सी सिस्टम होती है? MKS सिस्टम होती है। इसके कुछ मात्रकों के जो हमारे कुछ राशियों के मात्रक तो हमारे SI सिस्टम यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो MKS और अंतरराष्ट्रीय में बिल्कुल एकदम सिमिलरिटी रहेगी, समान रहेंगे, लेकिन कुछ मात्रकों के नहीं रहेंगे। यहाँ तो सिर्फ 3 के बारे में जान रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय हम लोग 7 मूल राशियों के मात्रक जान लेंगे। आप लोग इसके पहले वाले लेक्चर में जान चुके हैं, लेकिन एक्चुअली पता नहीं है आपको कि वो अंतरराष्ट्रीय मात्रक हैं। तो क्या होंगे, हम लोग उन मात्रकों के बारे में जानेंगे तथा अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के हिसाब से उन मात्रकों की परिभाषा भी देंगे। ठीक है, कि उन मात्रकों की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे जानो MKS में दूरी को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापते हैं। बस इतना जान लो, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के बारे में कि अंतरराष्ट्रीय प्रणाली क्या होती है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली अंतरराष्ट्रीय प्रणाली प्रणाली, पद्धति, सिस्टम, ये सब क्या है? एक ही नाम है। कहीं पे प्रणाली बोल रहे हैं हम, कहीं पे पद्धति बोल रहे हैं, कहीं पे सिस्टम बोल रहे हैं। तो ये तीनों क्या है? एक ही चीज है। और इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, SI सिस्टम, यानी अंतरराष्ट्रीय नापतौल यानी मापतौल समिति ने इनको क्या किया? डिसाइड किया। उसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध क्या है? ये विश्व प्रसिद्ध प्रणाली है। पूरे विश्व में हर जगह ये प्रणाली क्या होगी? लागू होगी। तो अब देखते हैं, इसमें सेम हमारा जो मूल राशियों में पढ़े थे उस तरह से देना है, लेकिन ये क्या है? एक प्रणाली है, तो सिर्फ मात्रकों के इसमें क्या है? समुच्चय हैं। सिर्फ मात्रकों को रखा गया है, राशियों को नहीं रखा गया है। लेकिन जो मात्रक रखे गए हैं हमें ये पता तो होना चाहिए कि कौन सी राशि का कौन सा मात्रक है। तो यहाँ पे हम लोग राशि भी लिखते चलेंगे और मात्रक भी लिख लेंगे। आप लोग मान जाएंगे कि ये मात्रकों का ही क्या है? समूह है। तो ये 7 मात्रकों का समूह है। मैथमेटिक्स में एक टर्म और आता है, एक आता है परिमित समुच्चय, एक आता है अपरिमित समुच्चय। ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ हम लोग समुच्चय नहीं पढ़ रहे हैं, मात्रक पढ़ रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं। परिमित क्या होता है? जिसमें फिक्स अवयव होते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। अब हमने यहाँ पे 7 बोल दिए तो ये परिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं कि 7 मूल मात्रकों के परिमित समुच्चय की प्रणाली को, 7 मूल मात्रकों के परिमित समुच्चय की प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी परिभाषा दे सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की। तो देखते हैं कौन कौन से मात्रक रखे गए हैं। दूरी का मात्रक इसमें रखा गया है मीटर। क्या कहे थे कि इसमें हमारी MKS पद्धति का क्या होगा? सिमिलरिटी होगा। तो मीटर को यहाँ पे M से क्या करते हैं? ये लोग लिखते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे दिया गया है द्रव्यमान। द्रव्यमान, और द्रव्यमान को MKS पद्धति में किससे लिखा गया था? किलोग्राम से लिखा गया था। तो यहाँ भी क्या है? किलोग्राम है, किलोग्राम है। और जो हमारे ये सिंबल होते हैं MKG, ये भी हमारे अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ने ही क्या किए हैं? दिखाए हैं। तो यहाँ पे किलोग्राम का क्या होगा? है सिंबल KG होता है। और तीसरा जो है वो है हम लोगों का समय। समय और MKS पद्धति क्या, तीनों ही पद्धतियों में समय का मात्रक सेकंड था, तो यहाँ भी समय का मात्रक सेकंड है, जिसे हम लोग लिखते हैं S से। और चौथा हम लोगों का ताप है, ताप, जिसका मात्रक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन, जिसे लिखते हैं कैपिटल K से। और पांचवा जो है वो है हम लोगों का ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। क्या है? कैंडला, जिसे KD से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? KD से लिखते हैं।
छठवां है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा, जिसका मात्रक है एम्पियर। और एम्पियर एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। एम्पियर किसके नाम पर रखा गया है? एक वैज्ञानिक थे एम्पियर, उनके नाम पे इसका मात्रक रखा गया है। ठीक है, उन्होंने खोज की थी, उन्होंने इस विद्युत धारा में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था, तो उनके सम्मान में क्या कर दिया, इस मात्रक का नाम रख दिया गया एम्पियर, जिसका कैपिटल ए क्या है, सिंबल है। और लास्ट हम लोगों का है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक होता है मोल। क्या होता है? मोल, जिसे हम लोग MOL से ही लिखते हैं। तो 7 मात्रक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में आप लोगों ने समझ लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं, तो उनके मात्रक यहाँ पे बताना आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्युत्पन्न मात्रक तो हमारे मूल मात्रकों से बनते हैं, और मूल राशियाँ जब यहाँ पे हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे, उनको निकाल लेंगे, उनको व्युत्पन्न कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। किसको? व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के द्वारा क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे। तो यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रकों को नहीं समझना है, किसको समझना है, मूल मात्रकों को समझना है। सातों मात्रकों के सातों क्या कर दिए, राशियों के मात्रक हमने यहाँ पे लिखवा दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अलग अलग मात्रकों की परिभाषा लिखने। पहले मीटर की लिखेंगे, किलोग्राम की, सेकंड की, केल्विन से, ऐसे क्या करेंगे, अलग अलग मात्रकों की परिभाषा यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे और आगे चलते हैं। सबसे पहला हम लोगों को लिखना है मीटर। क्या लिखना है? मीटर। कि मीटर क्या होता है? तो 1 मीटर वह दूरी है जो 1 मीटर। अच्छा, अगर हम लोगों को मीटर की परिभाषा लिखनी है तो क्या 1 मीटर की परिभाषा लिख दें तो वो मीटर की परिभाषा नहीं हो जाएगी? और अगर दूसरे मात्रक की, मान लो किलोग्राम की परिभाषा लिखनी है, तो हम लोग 1 किलोग्राम को ही क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे कि वो 1 किलोग्राम आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो 1 किलोग्राम की परिभाषा करेंगे तो किलोग्राम की डिफिनीशन हो जाएगी। 1 मीटर को परिभाषित करेंगे तो वो मीटर की परिभाषा हो जाएगी। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। तो 1 मीटर वह दूरी है, वह दूरी है जो प्रकाश 1/3 × 10⁸ सेकंड में तय करता है। कहीं कहीं पे एक बहुत बड़ा नंबर लिखा है, 8-9 अंक का, 29933 करके इस तरह से एक नंबर लिखा है कि 1/, में, और वो एक नंबर लिखा है यहाँ पे, लेकिन वो क्या होता है, लगभग हमारा 3 × 10⁸ के समथिंग ही होता है। उसको हम लोगों ने क्या माना है, 3 × 10⁸। और आपको प्रकाश की चाल याद है तो ये आसानी से याद भी हो जाएगा आपको। इसीलिए हमने यहाँ पे आसान करने के लिए 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश के 1/3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड में तय करता है। ये कैसे आया? देखो, 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है? प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर दूरी क्या करता है, ये तय करता है। 1 सेकंड में प्रकाश की तीव्र, कोई भी वस्तु, एक बात मानो, कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से ज़्यादा तेज नहीं चल सकती। कोई भी चीज़ हो, सूरज हो, पृथ्वी हो, कोई भी चीज़ XYZ, कोई भी चीज़ प्रकाश की चाल से ज़्यादा गति नहीं कर सकती। ठीक है, आज तक तो ऐसा प्रूव नहीं हुआ है। तो प्रकाश की चाल सबसे तेज चलती है कितनी, निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। तो 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर क्या करेगी, दूरी तय करेगी। तो अब 1 मीटर कितना होगा, 1 मीटर यानी 1 मीटर क्या हो जाएगा, ये दूरी यहाँ से इस तरफ आ जाएगी। हमने क्या कहा था कि जो मीटर, जो कोई भी मात्रक लिखा रहता है, एक उसको लिखते नहीं हैं, उसका एक, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे 10 किलोग्राम, तो एक्चुअली ये क्या लिखा है,
10 गुणे 1 किलोग्राम। मानते हो इस चीज़ को? हमने इसको क्या किया था, हमने कहा था कि उस मात्रक से उस राशि की तुलना करनी है कि वो कितने गुना लिखी है। यानी ये मीटर जो लिखा है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर गुना लिखा है, ये उतना गुना लिखा है। ठीक है, इसी प्रकार ये कितना लिखा है, ये जो लिखा है वो लिखा है 3 गुणे 10 की घात, ये इसको इसका इक्वल नहीं है, 3 गुणे 10 की घात 8 गुणे 1 मीटर। तो अब 1 मीटर को हमको यहाँ पे परिभाषित करना है। इसको देखो, यहाँ 1 मीटर परिभाषित करना है, यहाँ पे 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना होगा, इसको अगर हम लोग इधर भेज देंगे, सिर्फ नंबर आंकिक मान को, ये जो 3 गुणा 10 की घात 8 आंकिक मान है, इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या 1/3 गुणे 10 की घात 8 सेकंड नहीं आ जाएगा। 1 मीटर यानी कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश 1/3 गुणा 10 की घात 8 सेकंड में तय करता है। यानी ये कहाँ से आया, ये प्रकाश की चाल से आया। तो मीटर को क्या कर दिया हम लोगों ने, परिभाषित कर दिए। 1 मीटर वह दूरी है जो 1/10 की घात 8 3 गुणा 10 की घात 8 सेकंड, यहाँ पे क्या है सेकंड में तय करता है प्रकाश, वो है 1 मीटर है। ठीक है, इसको समझ गए। अब दूसरी हम लोगों को परिभाषा लिखनी है यहाँ पे द्रव्यमान की, कि 1 किलोग्राम क्या होता है। पहली मीटर, दूसरी 1 किलोग्राम, यानी किलोग्राम की परिभाषा लिखनी है, किलोग्राम, कि 1 किलोग्राम क्या होता है। तो 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है, 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जो कार्बन के 5.01 गुणे 10 की घात 25, कितना 5.01 गुणे 10 की घात 25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये बहुत ही डीपली जा करके देखो, ये कहाँ से आया है। एक कार्बन का एक सिलेंडर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ने रखा था। हमने कहा था ना कि जैसे एक पत्थर मान लो, इसको स्टैंडर्ड मान लिए, और अब इससे क्या होगी, पूरी विश्व में जितना भी द्रव्यमान तौला जाएगा वो क्या होगा, इससे तुलना होगा। इसी प्रकार एक कार्बन का सिलेंडर, कार्बन तो आप लोग जानते हैं, एक कार्बन का क्या था, एक सिलेंडर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ने क्या किया, उसको रखा। ठीक है, एक सिलेंडर को क्या किया, रखा, और उस सिलेंडर के अंदर कितने परमाणु थे, कितने डीप से उसको मतलब अध्ययन किया गया। यानी कि एक्चुअली एक वैल्यू हमको पता चल जाए। यहाँ नहीं कि हमने इस चौक को ऐसे हिला दिया ना तो इसके कई सारे सैकड़ों हजारों परमाणु इधर उधर झड़ गए, लेकिन उसको इतनी सेफ्टी से रखा गया है उस द्रव्यमान को कि उसके एक एक परमाणु का भी हम लोग अंदाजा लगा पा रहे हैं। तो उसके अंदर कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु हैं, उसके अंदर हैं 5.01 इंटू 10⁻25 परमाणु हैं। कार्बन के इतने परमाणु हैं किसके अंदर, उस सिलेंडर के अंदर, और उस सिलेंडर से ही हमारा क्या है, वो सिलेंडर 1 किलोग्राम का है। उसी सिलेंडर से पूरे देश में जितना द्रव्यमान हमारा तौला जाता है वो क्या होता है, उसी सिलेंडर के अकॉर्डिंग तौला जाता है, उसी सिलेंडर से तुलना की जाती है। तो उस सिलेंडर के अंदर कितने परमाणु हैं, 5.01 गुणा 10 की घात 25 परमाणु हैं। और एक कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कार्बन के परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तथा परमाणु भार कितना होगा, 12 होगा, उसका दुगना। ठीक है, तो अब वहां से ये निकल के आया है 1 किलोग्राम। तो उस सिलेंडर में कितने परमाणु थे, 5.01 गुणा 10 की घात 25 परमाणु थे, और इन परमाणुओं का जितना द्रव्यमान होगा वही क्या है, हमारा 1 किलोग्राम है। तो यहाँ पे परिभाषा लिखो कि 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जो कि कार्बन 12, जिसे हम लोग लिखते हैं 6C12। 6C12 क्यों लिखे, ये 6 दिखा रहा है कि इस कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तथा 12 दिखा रहा है कि इस परमाणु का परमाणु भार 12 है।
अच्छा, ये क्यों दिखाया गया? क्योंकि परमाणु क्रमांक तो कार्बन का 6 ही होता है और परमाणु भार तो हमारा 12 ही होता है। तो एक आप लोगों ने टर्म पढ़ा होगा शायद हाई स्कूल में, अगर नहीं पढ़े हैं तो आगे आने वाला है और उसके आगे भी आने वाला है। हर साल एक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे। एक शब्द होता है समस्थानिक। समस्थानिक वह होता है जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। एक होता है समभारिक, जिसका परमाणु भार तो सेम होता है लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होता है? अलग अलग होता है और तत्व एक ही होता है, वो अपनी पोजीशन और अपना भार अलग अलग दिखाता है। तो उस दुविधा से बचने के लिए कि हम अगर सिंपल लिख दें कि कार्बन के 5.01 गुणा 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान है, तो कोई ये ना समझ ले कि जिस कार्बन का 13 या 14 वेट है, भार है, क्या है, वो वाला कार्बन ना हो। तो यहाँ पे इसी चीज को क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमने ये लिखा है 6C12, यानी वो 6 नंबर के परमाणु क्रमांक यानी 6 नंबर की आवर्त सारणी में पोजीशन है उसकी, और उस कार्बन का परमाणु भार कितना है? 12 है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम वह द्रव्यमान है जो कि कार्बन 12 के 5.01 गुणे 10⁻25 परमाणुओं का होता है। परमाणुओं का होता है। एक बात और कि ऐसे नहीं बोल सकते थे, कहीं और कोई चीज़ नहीं ले सकते थे। कोई भी चीज़ लेते उसके अंदर परमाणु तो होते ना, कोई भी चीज़ लेते उसके अंदर परमाणु होते तो उसको निकालते। यहाँ पे हम कार्बन ना पढ़ रहे होते, अगर लोहे का कोई पदार्थ रखा होता तो हम लोग क्या करते? उसको भी क्या करते? उसके भी परमाणुओं का यहाँ पे अध्ययन कर रहे होते। क्यों? क्योंकि उस समय तक तो कोई मात्रक था नहीं कि हम उसको तौल के बता देते। तो हमें उसको तो एक मानक मानना था, उसको स्टैंडर्ड मानना था, उस किलोग्राम को। उस स्टैंडर्ड से पूरे विश्व के द्रव्यमानों को तौलना था। तो उसका एक द्रव्यमान रखे, उसको फिक्स किए तथा उसके परमाणुओं की संख्या निकाले, और वो हमारी यहाँ पे परिभाषा के रूप में यूज होने लगा कि कार्बन के 5.01 गुणा 10⁻25 परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? 1 किलोग्राम होगा। ठीक है, दो चीजें होंगी, मीटर, किलोग्राम। अब लिखते हैं समय। ठीक है, समय की परिभाषा, और समय की परिभाषा नहीं लिखनी है, यहाँ पे क्या लिखनी है? 1 सेकंड की परिभाषा लिखनी है, 1 सेकंड की। तो देखो सेकंड की परिभाषा क्या होती है? कि 1 सेकंड क्या होता है? तो 1 सेकंड उस समय अंतराल को कहते हैं, 1 सेकंड उस समय अंतराल को कहते हैं जिसमें मूल स्तर के सीजियम एक सेकंड उस समय अंतराल को कहते हैं, समय अंतराल को कहते हैं जिसमें मूल स्तर के सीजियम का प्रतीक क्या होता है? CS होता है, CS। सीजियम का परमाणु कितनी बार तरंगों को उत्सर्जित करता है? 9, 1, 9, 2 और 631, 770 बार का परमाणु बार क्या करता है? कंपन करता है, कंपन करता है। यानी 1 सेकंड उस समय को कहते हैं, उस समय अंतराल को कहते हैं जिसमें मूल स्तर के सीजियम का परमाणु इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब 19 करोड़
26,31,770। इसको याद करने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि इसको आप लोग लिख सकते हैं। इतनी बार कंपन करता है। अब एक बात और भी है कि जब कोई भी द्रव्यमान जब कंपन करता है तो उससे एनर्जी लूज होती है। अब कोई भी परमाणु कंपन करता है तो हर एक परमाणु कंपन करता है। एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि हम लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि जो हमारा काला कलर होता है और जो सफ़ेद कलर होता है वो एक्चुअली कलर नहीं होते हैं। देखो, दिमाग के घोड़े दौड़ाना और सोचना है, यहाँ लिखना तो है नहीं। तो कहानी को सुनो कि जो काला कलर होता है और जो सफ़ेद कलर होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली कलर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी किसी भी वस्तु जिसका हम कलर देख पा रहे हैं अपनी आँखों से, उसमें टकराती हैं कुछ किरणें, और जो किरणें वो वस्तु अपने अंदर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। वही जिस रंग की, एक जो सफ़ेद कलर का रंग होता है वो 7 रंग का होता है। कितने रंग का होता है? 7 रंग का होता है। और जब वो वस्तु उस 7 रंग के किरण को अपने पास जब वो उससे टकराएगी और जिस रंग की किरण वो कपड़ा अपने अंदर अवशोषित कर लेगा और फिर जो टकरा के प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तो जिस रंग के कपड़े की उसने अपने अंदर अवशोषित की होगी वो रंग का कपड़ा हमारी आंखों में दिखाई देगा। कैसे? कि उस रंग की जो हमारी उस रंग की कपड़े ने तो उस किरण को, उस रंग के किरण को अपने अंदर अवशोषित कर लिया, फिर भी क्यों दिखाई दे रहा है? तो उस रंग का पूरा कलर हमको क्या करता है, दिखाई देता है। तो यहीं से एक चीज़ आती है कि वो अवशोषित कैसे करता है। अवशोषित कैसे करता है? जब कोई भी वस्तु अगर बराबर गति कर रही है तो वो क्या कर रही है, एनर्जी को छोड़ रही है। जैसे कोई भी परमाणु है वो क्या करता है, कंपन करता रहता है। यहाँ पे परिभाषा भी 1 सेकंड की क्या लिखे हैं कि 1 सेकंड उस समय अंतराल को कहते हैं जिसमें मूल स्तर के सीजियम का परमाणु इतनी बार क्या करता है, कंपन करता है। तो जब वो कंपन करता है तो उससे क्या निकलती है, कुछ एनर्जी निकलती है। और जब कोई प्रकाश की किरण वहाँ पे जाती है तो वो भी क्या होती है, एनर्जी होती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जब जो एनर्जी उससे जो निकल रही है उसके अंदर जो एनर्जी है, जब वो एनर्जी और जो प्रकाश के अंदर जिस कलर की एनर्जी है जब वो मैच हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, मिल करके उसके अंदर अवशोषित हो जाती है। ये बहुत ही डीपली चीज़ है, ठीक है। अवशोषित हो जाती है और जो एनर्जी उससे मैच नहीं करती है, उस कलर से, उस वस्तु से, वो परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाती है और वस्तु हमें नज़र आती है। और ब्लैक कलर के साथ क्या होता है, तो सफ़ेद कलर के साथ क्या होता है, सफ़ेद कलर कलर क्यों नहीं है, क्योंकि सफ़ेद कलर एक्चुअली सारा रंग जो रहता है प्रकाश का वो टकरा के कोई भी वस्तु क्या नहीं होती है, उसमें अंदर अवशोषित नहीं कर पाती है किसी भी किरण को और हमारी आंखों तक आती है। इस प्रकार सफ़ेद कलर होता है, वो ब्लैक कलर सारे रंग को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और हमारी आंखों तक प्रकाश नहीं पहुंचता है किसी भी रंग का, तो वो हमें ब्लैक दिखाई देता है, ठीक है। तो ये वहीं से निकल के आया है कि हर एक परमाणु के अंदर अपनी कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है। क्या होती है, अपनी कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है, और जिसके पास ऊर्जा होगी वो तो क्या होगा, उछलेगा। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसके अंदर क्या है, खूब ज़्यादा एनर्जी है तो वो क्या करेगा, उछलेगा। और अगर उसको 2-3 दिन तक खाना ना दिया जाए, उसकी एनर्जी सारी क्या हो जाए, लूज़ हो जाए। चीज़ों को समझना, यहाँ पे इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं चले जाएंगे कि उसको आप लोग जो है उसमें आप समझ भी नहीं पाएंगे, घुस जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पे इतना समझो कि हर एक परमाणु के पास एक अपनी एनर्जी है, जिस एनर्जी के कारण वो क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। लेकिन वो कंपन इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है, इतनी ज़्यादा स्पीड में होता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कैसे नहीं समझ पाते हैं? अगर एक परमाणु इतना छोटा सा है और वो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, कंपन किसे बोलते हैं, एक दोलन होता है और वो इधर जाता है और फिर बाद में इधर आता है, यानी इस तरह क्या करता है, वो दोलन करता है, तो इसे बोलते हैं कि ये कंपन कर रहा है। अगर ये निर्वात में होगा, इसको एक बार इधर उधर कर देंगे तो ये क्या होगा, हमेशा इधर इस तरफ जाएगा, इस तरफ यहाँ तक एक निश्चित दूरी तक वो जाएगा जहाँ तक उसका ये क्या होगा, ये धागा पहुँचेगा, और हमेशा क्या करता रहेगा, वो दोलन करता रहेगा, तरंग वो कंपन करता रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये एक परमाणु होता है। अब परमाणु तो बहुत छोटा होता है, समझना है चीज़ों को। वो इधर जाएगा और फिर इधर जाएगा, बहुत छोटा है और इतनी स्पीड में करता है
कि हमारे वैज्ञानिक तक भी चकरा जाते हैं कि इस परमाणु का आकार कितना है। वो इस परमाणु का आकार ही इतना बड़ा मान लेते हैं, इतनी स्पीड में वो करता है। जैसे पंखा जब चलता है ना, तो हमें पंखुड़ियों की स्थिति पता नहीं चल पाती है कि पंखुड़ी की स्थिति यहाँ है कि यहाँ है, और वो एकदम उस तरह से गोल गोल दिखाई देता है हमको, ठीक है। अब पंखे की स्पीड बहुत कम है, बहुत कम, 9 अरब के समथिंग 1 सेकंड में क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। 9 अरब के समथिंग, अरब एक बहुत बड़ा नंबर है, और 1 सेकंड में इतनी बार कंपन कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी विकसित है कि हमें पता चल गया कि वो कितनी बार कंपन कर रहा है। कौन? सीजियम का परमाणु। तो जो सीजियम का परमाणु है वो इतना ज़्यादा स्पीड में कंपन करता है 1 सेकंड में 9 अरब बार, कि अब सीधी जाहिर सी बात है कि हमारे वैज्ञानिक क्या कर लेंगे, ये समझेंगे कि उसका आकार ही इतना बड़ा है। एक्चुअली आकार तो इतना छोटा है, वो इधर उधर इतनी तेजी से जा रहा है कि देखने में तो वो लगेगा कि ये क्या है, एक उतनी ही आकार का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग समझे होंगे कि परमाणु बहुत स्पीड में कंपन करता है, इसीलिए इतना बड़ा नंबर आया है। याद हो अथवा ना हो इसको छोड़ दो, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले मात्रक की डिफिनीशन के ऊपर। परमाणु समझे, वो परमाणु क्यों करता है कंपन? क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, अपनी आंतरिक एनर्जी होती है, कि जब आंतरिक एनर्जी होती है तो वो क्या अपनी कभी एनर्जी को लूज नहीं कर पाता है, क्या उसकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है। तो क्या है कि वो हमारे प्रकाश हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन हैं जो कि मूविंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल है, और वो सब क्या होते हैं, उसे एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं। इनडायरेक्टली तरीके से उसको एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज़ कि जब हमने एक चीज़, आप लोग एक चीज़ समझेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई भी आवेश, ये विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये एक विद्युत क्षेत्र है। कोई भी आवेश Q को जब हम लोग विद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाते हैं तो हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A से B तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे विभव कहते हैं। कार्य कहाँ करना पड़ रहा है? विद्युत क्षेत्र के अंदर A से B तक, यानी यहाँ से लेकर अगर हम लोग यहाँ से घुसे अंदर तो यहाँ पे ले जाना है। ये बिंदु हमारा B है और यहाँ क्या है, बिंदु A है। विद्युत क्षेत्र जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पे हमने बिंदु A माना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस बिंदु को यहाँ तक ले जाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बल महसूस नहीं हो रहा है। निर्वात में क्या होता है, निर्वात में अगर हम ऐसे खुले में सीजियम परमाणु को छोड़ दें तो शायद वो कुछ देर तक कंपन करे, रुक जाए, नष्ट हो जाए, या कुछ हो जाए, दूसरे परमाणु के साथ अपना संयोग बना ले, एक यौगिक बना दे, एक अणु बना दे, वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन निर्वात में वो कंपन करता रहेगा, उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसे किसी दूसरे बल का अनुभव वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इस बात को आपको समझ में आया कि वो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है, इतना छोटा है। गुरुत्वाकर्षण बल अपने बड़े बड़े परमाणु, बड़े बड़े द्रव्यमानों के बीच में लगता है, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं लग रहा है। वहाँ क्या है कि जब हमने Q को इस बिंदु से, यहाँ मान लो कि कोई बिंदु C है, C बिंदु से विद्युत क्षेत्र A में ले गए, B में ले गए, तो हमें एक कार्य करना पड़ेगा। मान लो कि कोई कार्य कर लिए और कोई बिंदु यहाँ पे D है और उसको यहाँ से बिंदु B तक ले गए, B तक, तब भी हमें उतना ही कार्य करना पड़ेगा जितना आवेश Q को A से B तक ले जाने में करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि ये तो निर्वात है, ये तो निर्वात है। एक्चुअली विद्युत क्षेत्र के अंदर A से B पे ले जाने में कार्य करना पड़ेगा। विद्युत क्षेत्र के बाहर तो कोई बल है ही नहीं, तो हम चाहे जितनी दूर से आवेश को लाएं, उतनी दूर से आवेश को लाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ रहा है। इस बात को आप लोग समझे? यानी जितना उसका विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में क्या होगा कि अगर हमारा कोई आवेश पॉजिटिव एक आवेश रखा है, वो विद्युत क्षेत्र जनरेट कर रहा है और हम लोग पॉजिटिव को ही ला रहे हैं, तो हमें उसके विरुद्ध ले जा करके, क्योंकि आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, जितनी उसकी क्षेत्र की सीमा होगी उतने में हमें बहुत धक्का लगा के उसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है। जहाँ उसकी फील्ड खत्म होगी, उस फील्ड के किसी दूसरे बिंदु से, चाहे जितने दूर से वो बिंदु से हम लोग Q को लेके आएँ, वहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरा बल ही नहीं लग रहा है और बल के विरुद्ध ही कार्य होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो सीजियम परमाणु कंपन कर रहा है वो कभी नहीं रुकेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। वो अपनी स्थिति में वो कंपन कर रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि निर्वात में किसी एक दोलन को
हिला दो और इस पर कोई दूसरा बाह्य बल ना लगाओ तो वो हमेशा हिलता रहेगा। समझ में आया? वो हमेशा क्या होता रहेगा? हिलता रहेगा। इसी प्रकार सेम कॉन्सेप्ट है कि सीजियम परमाणु हमेशा कंपन कैसे करते रहते हैं, वो परमाणु कंपन कैसे करते रहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सीजियम परमाणु 1 सेकंड में इतनी बार कंपन करता है। इतनी बार कंपन करने में जो समय होता है वो 1 सेकंड होता है। अगले मात्रक के ऊपर चलते हैं, विद्युत धारा के मात्रक के ऊपर। कि विद्युत धारा के पहले एक मात्रक आया था, एक केल्विन ताप। क्या? केल्विन। कि केल्विन क्या होता है? तो केल्विन के पहले हम लोग एक टर्म समझेंगे जिसे बोलते हैं जल का त्रिक बिंदु। क्या समझेंगे? जल का त्रिक बिंदु समझेंगे। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया है क्योंकि हम क्या हो गए कि उसी चीज़ के अंदर इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, वो कंपन वाले में पहले रंग बताए, ऊर्जा बताए कि ऊर्जा होती है उसके अंदर, उसके बाद ले गए तो वो थोड़ा सा लेंदी हो गया। लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, बोर महसूस नहीं करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ बताए हैं, उसको समझना पड़ेगा। तो जल का त्रिक बिंदु क्या होता है? जल का त्रिक बिंदु थोड़ा सा हम पहले आपको बताएंगे कि जल का त्रिक बिंदु आखिर होता क्या है। जल का त्रिक बिंदु जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्वथनांक बिंदु, गलनांक बिंदु, ये सब क्या होते हैं? एक टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू होते हैं। कोई गलनांक किसी वस्तु का है यानी उतने टेम्परेचर के फिक्स वैल्यू पे वो क्या होगा? पिघलेगा। ठीक है। इसी प्रकार जल का एक त्रिक बिंदु भी होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 273.16 केल्विन। 273.16 केल्विन। और ये त्रिक बिंदु क्या है? ये टेम्परेचर का ही एक बिंदु है जिस बिंदु पर हमारा जल द्रव अवस्था में भी रहेगा, ठोस अवस्था में भी रहेगा और गैस अवस्था में भी रहेगा। 3 अवस्थाओं में रहेगा जल। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। 3 अवस्थाओं में जल रहेगा। सर ऐसा संभव है कि कोई वस्तु द्रव भी हो, गैस भी हो और ठोस भी हो? तो उसका कुछ अंश द्रव होगा, कुछ अंश ठोस होगा, कुछ अंश गैस होगा। तो ऐसे खुले में तो सीधा सीधा हमें अनुभव हो पा रहा है कि नहीं होगा। इस पर कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि गैस तो तुरंत उड़ जाएगी। तो प्रेशर भी इसमें लगता है 611 पास्कल। कितना? 611 पास्कल। पास्कल हमारे दाब का मात्रक है। किसका? दाब का मात्रक है। और 611 पास्कल इसमें दाब लगता है। किसमें? जल के त्रिक बिंदु को बनाने में। तो जल का त्रिक बिंदु क्या होता है? जब जल वाष्प, द्रव, गैस, वाष्प, द्रव तथा ठोस तीनों में हो, जल में भी हो तरल अवस्था में तथा ठोस में भी हो यानी बर्फ अवस्था में, वाष्प में भी हो यानी गैस अवस्था में, तो वो क्या होगा? जल का त्रिक बिंदु होगा। वहाँ टेम्परेचर कितना होगा जल के त्रिक बिंदु का? 273.16 केल्विन। 1 भी डिग्री सेल्सियस, 1 भी डिग्री केल्विन अगर कम हो गया, 1 भी ज़्यादा हो गया तो वो क्या होगा? त्रिक बिंदु नहीं रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 273.16 केल्विन पर तथा 611 पास्कल दाब पर जल तीनों अवस्थाओं में होता है, वो जल का त्रिक बिंदु कहलाता है। अब केल्विन की परिभाषा यहाँ कहाँ से आई? ये देखो, 1 केल्विन वह ताप है। 1 केल्विन कैसे लिखे दे रहे? 1 केल्विन वह ताप है जो जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मीय ताप के 1/273.16 भाग, 1/273.16वां भाग होता है। जल का एक केल्विन ताप वह ताप होता है जो जल के त्रिक बिंदु का ऊष्मीय ताप होता है, उसके 1/273.16वां भाग होता है। अब कैसे आया ये भाग? देखो, पहले तो केल्विन मात्रक नहीं रहा होगा,
अब 1 केल्विन की हम डिफिनीशन कर रहे हैं, यानी वहाँ पहुँच चुके हैं जब केल्विन की परिभाषा यानी केल्विन का आविष्कार किया गया था। और 1 केल्विन कौन सा ताप होता है, तो उन लोगों ने जल लिया, जल का तिर्क बिंदु लिया तथा उसका ताप मेजर किया। उसका ताप कितना आया था, जल के तिर्क बिंदु का ताप कितना आया था, 273.16 केल्विन। ठीक है, ये कितना आया था, इतना आया था इसके जल के तिर्क बिंदु का ताप। अब ये इसका एक भाग है 200 इसके 273.16 भाग किए गए जल के तिर्क बिंदु के। ये अगर हम आपको बताते नहीं तो हम क्या कहते कि देखो एक थीटा मान लो, थीटा क्या है, जल के तिर्क बिंदु का ताप है, इसके कितने भाग किए गए बराबर बराबर इसको काटा, इस ताप को तापा। मान लो एक वस्तु है, ताप कोई कारक नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, हीट नहीं है, मान लो एक वस्तु है और उस वस्तु को 273.16 भागों में काट दिया। देखो कितनी मजेदार चीज है, 273.16 भागों में काट दिया, कुल्हाड़ी से काट दिया बराबर बराबर फिक्स भागों में। तो उसके एक भाग का कितनी वैल्यू होगी, उस इस एक भाग की कितनी वैल्यू होगी, तो उसके एक भाग की जाहिर सी बात है 1/273.16वां भाग होगी कि नहीं। जैसे एक अनार है, उसको हमने 4 भागों में बांट दिया। एक क्या है, एक कोई अनार है, चलो ये अनार तो लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी, और 4 बच्चों में बांटना है, तो हम कहें एक बच्चे को कितना भाग मिला, तो एक बच्चे को 1/4वां भाग मिला, एक बच्चे को 1/4वां भाग मिला। इसी प्रकार अब हमने ये तो पहले तुम्हें तिर्क बिंदु का ताप बता दिया कि 273.16 उसका क्या होता है, केल्विन ताप होता है। लेकिन जब केल्विन हुआ ही नहीं था तो उन लोगों ने मीजर किया जल के तिर्क बिंदु का ताप, उसको कुछ वैल्यू दी तथा उसके 273.16वें भाग को 1 केल्विन नाम दे दिया। 273.16वें भाग को 1 केल्विन नाम दे दिया। तो 1 केल्विन की डिफिनीशन क्या हो गई कि जल के तिर्क बिंदु का जो ऊष्मीय ताप होता है वो कितना होता है, 1/273.16वां भाग होता है जल के तिर्क बिंदु का। ठीक है, इतना आप लोग समझे। और अब उसके आगे के जो मात्रक हैं, इसके जो आगे के मात्रक हैं उनकी परिभाषाएं हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, शायद 47 मिनट का हो चुका है, तो चलते हैं आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग महसूस हुआ होगा बीच में, जब हमने क्या बताया था, जब हमने सीजियम परमाणु के कंपन के बारे में बताया था, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा प्रोसेस हो गया, लेकिन उसको समझेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगे डिफिनीशन को याद कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करें अथवा ना करें, वीडियो को लाइक करें अथवा ना करें, लेकिन इसको शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि काफ़ी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। और बस बने रहिए।